नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु बंसल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। वेलकम टू द शो। और मुझे आपने बहुत बहुत धन्यवाद स्पेयर किया टाइम हमारे लिए कि जो नी एंड जॉइंट पेन जो आजकल या बैक पेन जिसको बोलते हैं यूथ में बहुत होने लगा है, तो उसका क्या कारण है? सर आज के टाइम में जो बैक पेन है या नी पेन है यूथ के अंदर अर्ली 30s या 40s में, बिल्कुल सर आपने बहुत एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है। कहीं पे भी हमारे बॉडी के अंदर इशू है, नी में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पेन कॉज करती है। या तो आप पेन को ट्रीट कीजिए या फिर आप रूट कॉज को ट्रीट कीजिए। तो जैसे अब हम नी पेन की बात करें तो कॉमन कॉजेज क्या हैं नी पेन? सर नी पेन के कॉजेज अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप डिफर करते हैं। अगर मैं नी ओए की बात करूं तो उसके अंदर प्लाज्मा थेरेपी इज एन अपकमिंग थिंग विच इज़ वेरी गुड इन माई एक्सपीरियंस। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर पीआरपी आता है विच इज़ नोन एज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तीनों में से पीआरपी, प्लाज्मा थेरेपी या एचए जो आप हाइलोरोनिक एसिड का बात कर रहे हैं, कौन सा बेटर ऑप्शन है सब में? सर बेटर डिसाइड करना डिपेंड करता है कि आप किस पेशेंट में लगा रहे हैं, ओके। पेशेंट की स्टेज क्या है, पेशेंट का एक्टिविटी लेवल क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु बंसल, जिन्होंने एमबीबीएस किया है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से और एमएस किया है ऑर्थो में पीजीआईएमएस रोहतक से, और अन्य आर्थोस्कोपी और अन्य जो फेलोशिप्स हैं उन्होंने की हैं थाईलैंड से। तो सर का जो फ़ोकस है ना आजकल, जो है किसी भी पेशेंट को आप देखेंगे, ऑर्थो के किसी भी पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सीधा एक सर्जरी रिकमेंड की जाती है। तो सर का जो फ़ोकस है नॉन सर्जिकल ऑप्शंस पे है, जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं ऑर्थोपेडिक्स पे। तो मैं मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर हिमांशु बंसल से, जो एक रिनाउंड ऑर्थोपेडिशियन हैं और सेक्टर 11 रोहिणी में अपना सेंटर चलाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। वेलकम टू द शो। और मुझे आपने बहुत बहुत धन्यवाद स्पेयर किया टाइम हमारे लिए। Thank you, sir, for giving the opportunity to be here with you and discuss for the awareness of the greater masses. Thank you again. थैंक यू सर। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, आपका जो कोर टॉपिक है उस पे बाद में आते हैं, कि जो नी एंड जॉइंट पेन जो आजकल या बैक पेन जिसको बोलते हैं यूथ में बहुत होने लगा है, तो उसका क्या कारण है? सर आज के टाइम में जो बैक पेन है या नी पेन है यूथ के अंदर अर्ली 30s या 40s में, बिल्कुल। उनका इशू स्पाइन से रिलेटेड कम है और उनकी हैबिट से ज़्यादा है। ओके। सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, ज़्यादातर लोग जॉब में हैं जिनके अंदर लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 6 to 8 आवर्स तक वो प्रोलॉन्ग एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। तो दैट और अलॉन्ग विद दैट बैड पोस्चर होना, सो ये सारी चीज़ें कल्मिनेट करती हैं एंड पेशेंट को ओवर टाइम बैक पेन, बैक नी पेन। पेन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जैसा कहते हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, तो बिल्कुल ठीक इट कह इट रहे हैं। वर्क्स लाइक दैट। प्रोलॉन्ग मोबाइल यूज़, रॉन्ग पोस्चर के साथ यूज़ करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल। पुअर डाइट आज की डेट में यूथ के अंदर बहुत जंक कॉमन है। जंक फूड सारा चल रहा है, मतलब न्यूट्रिशन तो है ही नहीं। नहीं है। तो ये सब रीज़न है। तो एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था कि जैसे अब यूथ में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं पेन की, तो अब वो क्या शॉर्ट सॉल्यूशन है कि दर्द हुई, पेन किलर ले लिया और बस आराम मिल गया, चल पड़े? तो पेन किलर अब्यूज़ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बनने वाली है आने वाले टाइम में। नहीं, उसके बारे में आप क्या बिल्कुल कहना सर, चाहेंगे? आपने बहुत एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है। कहीं पे भी हमारी बॉडी के अंदर इशू है, नी में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पेन कॉज करती है। हुँ, या तो आप पेन को ट्रीट कीजिए या फिर आप रूट कॉज को ट्रीट कीजिए। बिल्कुल। तो पेन किलर क्या करता है, वो उस पेन को कम करता है और पेशेंट को लगता है कि रूट कॉज ठीक हो गया है, जबकि वो नहीं होता है ठीक, क्योंकि उसके लिए उस पेशेंट ने कोई मेजर्स नहीं लिए हैं। बिल्कुल। एंड वो फिर बाद में रिकरिंग पेन होता रैक है एंड इट इज़ वर्स देन जो पेशेंट को पहले पेन फील हो रहा था। तो जैसे अब हम नी पेन की बात करें तो कॉमन कॉजेज़ क्या हैं नी पेन के? सर नी पेन के कॉजेज अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप डिफर करते हैं। ओके। हालांकि आज की डेट में वो जो डिफरेंशिएटिंग लाइन है वो ब्लर हो गई है, क्योंकि आजकल यंग में भी हम लोग नी आर्थराइटिस के बहुत देख केसेस देखते हैं। देखने लग गए हैं। लेकिन कॉमन कॉजेज ऑफ नी पेन, जो मोस्ट कॉमन कॉज आज की डेट में है, वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम ओके। घुटना घिसना बोलते हैं आम भाषा ओके। में। जी, नी जी। ओ इज द मोस्ट कॉमन कॉज। बाकी अदर आर्थराइटिस भी होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, गठियाबाज जिसको हिंदी में बोलते हैं, हाँ। दैट इज अनदर कॉज ऑफ नी पेन। हुँ, कोई हुँ। पुरानी लिगामेंट इंजरीज होती हैं
एसीएल इंजरी, पीसीएल इंजरी या मेनिस्कस इंजरी जो होती है हमारे घुटनों में, जिसको हम गद्दी बोलते हैं घुटने की, ओके, उसकी इंजरी से भी नी पेन प्रेजेंट कर सकता है। ओके। वेट का क्या रोल रहेगा इसमें? सर वेट का बहुत मेजर रोल होता है नी पेन के अंदर, क्योंकि हमारे नीज वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं। हुँ, तो अगर हमारा फॉर एग्जांपल 1 kg वेट बढ़ता है तो हमारे नीज पे चलते दौरान 3 to 4 kg टाइम्स उसका फर्क पड़ता है। ओके। एंड ये फर्क और बढ़ जाता है जब पेशेंट स्टेयर क्लाइंबिंग करता है या रनिंग करता है या स्क्वाट करता है। स्टेयर क्लाइंबिंग और स्वेटिंग का भी बहुत लोगों को मिथ है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप इसके बारे में तो थोड़ी-सी रोशनी डालिए। सर ये हम ना कोई जनरलाइज टर्म नहीं बना सकते कि ओके, सबके लिए ही स्टेयर क्लाइंबिंग खराब है या सबके लिए ही स्क्वाटिंग खराब है, ऐसा ओके, ट्रू नहीं है। ओके। जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आप किस पेशेंट को किस स्टेज पे ये एडवाइस दे रहे हैं। जी, अगर टेक्निक ठीक है, एक्सरसाइज सुपरवाइज तरीके से करी जा रही है, तो ओके। वही स्टेयर क्लाइंबिंग आपको हेल्प कर सकता है नी पेन प्रिवेंशन में। जी, जी। तो एक जनरल स्टेटमेंट देना बहुत गलत है। हर पेशेंट अलग है, अलग हर है। पेशेंट की स्थिति अलग है। बिल्कुल वो ठीक बात। समझ के हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उनको स्टेयर क्लाइंबिंग स्क्वाटिंग अवॉइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं अब आपका जो कोर फ़ोकस जो जिस पे आप मतलब काम करते हैं, मैं उस पे आना चाहूँगा कि नॉन सर्जिकल ऑप्शंस क्या-क्या हैं नी और शोल्डर पेन में? सर जो हम लोग जो बात करते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, उसमें हमारे पेशेंट्स के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो होता है पेन किलर्स। ओके, सिर्फ पेन किलर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होता है। ओके, इंजेक्शंस हैं आज के डेट में, बहुत तरह के इंजेक्शंस हैं जो आज के डेट में अवेलेबल हैं, जो साइंटिफिकली बैक्ड हैं, जो हेल्प करते हैं पेशेंट को ताकि उनका आर्थराइटिस प्रोग्रेस ना करे। अगर मैं नी ओए की बात करूं, हुँ, तो हुँ, उसके अंदर प्लाज्मा थेरेपी इज़ एन अपकमिंग थिंग विच इज़ वेरी गुड इन हुँ, माय एक्सपीरियंस। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर पीआरपी आता है विच इज़ नोन एज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, या ओके। जीएफसी आता है विच इज़ कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। जैसे पीआरपी और प्लाज़्मा थेरेपी मतलब मैं एक ही मानूँ जी, उनको? जी, आप एक ही मानें क्योंकि दोनों ही चीज़ें पेशेंट के ब्लड से बनाई जाती हैं। ओके, उसके अंदर कोई बाहरी दवाई नहीं होती जो ओके, फैक्ट्री में बनती है। ओके। ब्लड से ही आप क्रिएट करते हाँ हैं। जी, दूसरा जो इंजेक्शन होता है वो होता है हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन विच इज़ एचए, जो ओके, कि बहुत पुराना है हमारे पास। ओके। और तीसरा जो एज ओल्ड चला आ रहा है स्टेरॉइड के इंजेक्शंस, हुँ। जो लोगों को इंजेक्शंस का नाम सुनते ही सिर्फ स्टेरॉइड के इंजेक्शन ही समझते सीधा हैं। स्टेरॉइड ही इंजेक्शन का नाम सुनते ही स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगना है, यही दिमाग में आता है जी, लोगों के। जी, जी। तो उस चक्कर में वो अवॉइड भी कर जाते हैं। जी, तो वो हम लोग आज की डेट में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव्स हैं, अवेलेबल हैं। अच्छा, मतलब अब काफ़ी उसमें वो इवॉल्वमेंट हो गई है और बेटर यस, ऑप्शंस आ गए यस, हैं। यस। तो तीनों में से पीआरपी, प्लाज़्मा थेरेपी या एचए जो आप hyaluronic एसिड का बात कर रहे हैं, कौन-सा बेटर ऑप्शन है सब में? सर बेटर डिसाइड करना डिपेंड करता है कि आप किस पेशेंट में लगा रहे हैं, ओके, पेशेंट की स्टेज क्या है, ओके, पेशेंट का एक्टिविटी लेवल क्या है, ओके। मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता वेरी है। करता है, तभी हम डिसाइड करते हैं कि कौन-सा अल्टरनेटिव बेटर रहेगा। और जनरली मतलब ऐसा जनरल कुछ नहीं है कि किन स्पेसिफिक पेशेंट्स में नॉन सर्जिकल ऑप्शन यूज़ करना सर चाहिए। जैसे हम नी ओए की बात करते हैं, नी ओए के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट आर्थराइटिस जिन पेशेंट्स में होता है, उनके लिए इंजेक्शंस हैं। हुँ, अगर ग्रेड 4 केएल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पेशेंट पहुंच चुके हैं एंड टू एंड स्टेज आर्थराइटिस में, उनके ओके, अंदर इंजेक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। फिर सर्जिकल फिर ऑप्शन। सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ ही बढ़ना पड़ता है। ओके, अगर पेशेंट वेल इन टाइम आता है हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट आर्थराइटिस लेके विद हुँ, गुड एक्टिविटी लेवल, जिनकी एज कम है, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की, वो हमें 60-65 से पहले नहीं करना चाहिए, नहीं करना क्योंकि चाहिए। उस इम्प्लांट की भी लाइफ होती है। लाइफ़ होती है नेचुरली। तो आज की डेट में जब हमारे पास 35-40 के पेशेंट्स आते हैं नी ओए के साथ, हुँ, उनको हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ऑफर अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। उसके अंदर प्लाज्मा थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, अगर हम किसी पेशेंट को 5 से 10 साल तक का भी अगर हम पेशेंट को पेन फ्री पीरियड दे पाते हैं, तो बहुत बढ़िया तो बात है। दैट इज़ अ बिग विन। मतलब हम यंग एज में अगर ट्रांसप्लांट को नी या थाई ट्रांसप्लांट को जितना डिले कर पाएँ, जी, उतना अच्छा है क्योंकि इम्प्लांट की लाइफ़ है, और यस। नहीं तो वो रीट्रांसप्लांट की स्टेज पे भी यस, पहुँच सकते रिविज़न हैं। सर्जरीज़ करनी पड़ती हैं हमें, ओके, जो ओके। कि थोड़ी मुश्किल होती हैं मुश्किल भी प्राइमरी हो सर्जरीज़ से। नेचुरली, और ट्रॉमा भी होता है कि भी पहले भी सर्जरी कराई, वही अब थी। दोबारा से सर्जरी कराई। तो ये बात ठीक है, अगर किसी पेशेंट को टाइम अगर हम बॉट ला दे सकते हैं, तो जी, उस जी। जैसी कोई बात ही नहीं है। तो आपके हिसाब से स्टेरॉयड इंजेक्शंस जो हैं, वो अब नहीं यूज़ होते और दूसरे ही उनका मेथड्स हैं, जो ये एचए और प्लाज़्मा जी, थेरेपी, जी, जी। वही आप यूज़ करते हैं।
तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि आजकल जो है सर्जरी जो है ना, नाम सुनते ही एक ट्रॉमा का फैमिली में पेशेंट के साथ, तो हुँ। उसके लिए तो ये एक बोon है अगर कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शन उसको ट्रीटमेंट के लिए मिल जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रही थी कि भी किसी ऑर्थो का जब हम लेंगे अपना ये पॉडकास्ट शूट करेंगे तो उनसे ज़रूर पूछेंगे। कैल्शियम जो है, बहुत कैल्शियम D3 या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बहुत फ्रीक्वेंट मतलब यूज़ है। जी। हल्की सी मतलब बोन्स में पेन हुई या कुछ भी इस तरह का है, हुँ। तो सीधा डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं और खुद से सेल्फ मेडिकेशन भी लोग जी। करते हैं कैल्शियम की। तो उसका क्या आपके एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे सर, कि किसी को भी कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम होती है, नी पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, तो पेशेंट खुद से सेल्फ मेडिकेट कर लेता है, कैल्शियम खा लिया जी हमने बिल्कुल, और हमें बिल्कुल। अब पेन में रिलीफ है। हुँ, कैल्शियम आपके सिर्फ़ उस जॉइंट पे नहीं है, वो पूरे बोन हेल्थ के लिए होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड अनसुपरवाइज़ लिया जाए तो कैल्शियम टैबलेट्स के भी नुकसान होते हैं। इट बिल्कुल। कैन लीड टू किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन सकते हैं, स्टोन्स का। है ना? और सप्लीमेंटल कैल्शियम आर मोर इम्प्लिकेटेड इन फॉर्मिंग स्टोन्स रादर देन डाइटरी कैल्शियम। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैल्शियम लेने से जीआई साइड इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कुछ स्टडीज आज की डेट में कह रही हैं कि इट मे हैव अ रोल इन कैल्सिफिकेशन इन दी ब्लड वेसल्स, हाँ, जिसमें दिल की प्रॉब्लम वगैरह भी हो हाँ। सकती हैं। कई बारी जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, तो उसमें भी जो कार्डियो स्पेशलिस्ट होते हैं वो जनरली यही टर्म यूज़ करते हैं कि आपकी आर्टरीज़ कैल्सिफाइड हैं। कैल्सिफाइड हैं। तो वो ओवर यूज़ ऑफ तो ऑर्थो में जो कैल्शियम दिया जाता है उससे उसका रिलेशन कितना है ये भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। बट ओके, अगर मेरी एडवाइस यही रहती है कि आप सेल्फ मेडिकेट मत सेल्फ कीजिए, मेडिकेशन नहीं करनी अंडर चाहिए। सुपरविजन ही लेना चाहिए, क्योंकि हुँ, कैल्शियम लेने के फायदे भी होते हैं। जब हम देते हैं उससे बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है, हमारी हुँ, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है, जिससे फ्रैक्चर रिडक्शन के चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के, वो चांसेस कम हो जाते कम हैं। हो जाते हैं। सो और अलोन कैल्शियम इज मतलब कि उसका रोल बहुत कम है। साथ में विटामिन डी भी देना चाहिए, क्योंकि हुँ, विटामिन इट इज़ लाइक कि आपने एक ईंट खरीद ली दीवार बनाने के लिए, वो ईंट कैल्शियम हो गई, हुँ, और आपने सीमेंट के लिए कुछ लिया नहीं, वो लिया सीमेंट विटामिन डी होता है। वो सीमेंट विटामिन डी होता तो है। दोनों का इकट्ठे रोल है और सुपरवाइज्ड रोल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे अब ये ओस्टोपोरोसिस की मैं बात अगर करूँ, जी। तो वो भी यंग एज में होने लगा है। मैं खुद ओस्टोपोरोसिस का पेशेंट हूँ। ऑल्दो मेरे रीज़न्स कुछ और रहे, मेरा कुछ हेल्थ इश्यू रहा, मुझे इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाने जी, पड़े। जी, जी। लेकिन मुझे भी ये काफ़ी पेनफुल होता है और मतलब उससे एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। हुँ। तो ओस्टोपोरोसिस से बचने के लिए या क्या उसका कोई ट्रीटमेंट है? इसके बारे में थोड़ा-सी जानकारी दें आप हमें। सर, ऑस्टियोपोरोसिस मोस्टली जो कॉमन होता है वो होता है पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स में या ओके। एल्डरली मेल्स में, हुँ, हुँ। क्योंकि बोन का मास आफ्टर 30-40 एज के बाद कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, एंड वो जो रेट ऑफ बोन लॉस है, अगर आप उसको रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं, वो बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करता है आफ्टर द एज ऑफ 60। ओके। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि साइलेंटली डैमेज कर रही है, और लोगों को इसके बारे में हमा अवेयरनेस नहीं है, या क्योंकि वो दिख नहीं रहा है तो लोग उसके लिए बॉदर नहीं होते। हमारे हिंदुस्तान में तो कोई आदमी माथा गरम नहीं है या उसके प्लस्तर नहीं चढ़ा हुआ है तो उसको बीमार मानते ही नहीं नहीं है। मानते। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है हमारे हिंदुस्तान में। टेस्ट्स के लिए भी लोग अवॉइड करते हैं कि भई, और अगर प्रभु की कृपा से टेस्ट में कुछ नहीं निकलता है, तो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर ने टेस्ट ऐसे ही करा लिए, ऐसे बल्कि वो खुश नहीं होते कि मैं सब ठीक है मेरा। यस। तो ये एक टेंडेंसी है हमारे हिंदुस्तान में। सर, मेरे पास कितने ही पेशेंट्स आते हैं जो नी पेन से जूझ रहे हैं। ओल्ड पेशेंट्स आते हैं, ओल्ड माताजी आते हैं ना, सर्स आते हैं इतने पुराने कि इतने टाइम से नी पेन है, लेकिन वो कहते हैं कि हम चल तो पा ही रहे हैं चल ना। पा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जब हम किसी पेशेंट का सर्जरी से हमें किसी कारण से जोड़ पूरा बंद कर दे, हम इसको आर्थोडिसिस बोलते हैं, हम जोड़ खत्म कर देते हैं, अच्छा, पेशेंट तो वो भी चल पाते हैं। ओके। तो तो आप जोड़ बंद करके भी पेशेंट चल पड़ता है? बहुत कंडीशंस में सर हमें आर्थोडिसिस करना पड़ता है, तो हुँ, पेशेंट उसके बाद भी चल पाते हैं, विद सपोर्ट असिस्टेड अनअसिस्टेड पेशेंट चल पाते हैं। ओके। पेशेंट को ये समझना चाहिए कि वो चल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उसको बीमारी नहीं है, हाँ, वो हाँ, इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस है। अगर और पेशेंट स्टेज 2 या स्टेज 3 पे ही आ जाए, हाँ, तो पेशेंट हम कह रहे हैं कि हम सर्जरी डिले कर सकते हैं आपकी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्टेज 4 तक उसको घसीटते रहें ओवर ईयर्स कि नहीं बहुत कम दर्द है, अभी तो हम कोई हुँ, इश्यू नहीं हो रहा, मैं इतने किलोमीटर पार्क में चलाता हूँ, हाँ, हाँ।
और वो बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। स्टेज 4 में जब दर्द बढ़ जाता है फिर आते हैं कि सर्जरी नहीं करानी, अब आप बताइए क्या कर सकते हैं? तो मतलब ये है कि आप जितना टाइमली आएंगे उतना परेशानी से बचेंगे। यस। इग्नोरेंस बहुत बड़ा फैक्ट है हमारे कंट्री में, सब डिजीज़ को लेके, तो जी। ही नहीं, सब डिजीज़ को लेके मतलब लास्ट मोमेंट तक खींचते रहना, सब कर तो पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं कि एसिडिटी की दवाई ले रहे हैं, वो कार्डियक इश्यूज जो है वो इग्नोर हो रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कॉमन टेंडेंसी है, इसमें जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मैं अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ, मतलब ब्रीफ में आप मतलब उसका जिससे उसका रिप्लाई आप ब्रीफ में दे देंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका रिप्लाई चाहे उसमें छोटा हो या वन लाइनर हो, लेकिन वो आम आदमी के लिए बहुत नॉलेजेबल, मतलब उससे उनकी जो क्वेरीज हैं या शंकाएं हैं वो दूर हो जाएं। जी। जी। तो मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लोगों को ना मिथ्स बहुत हैं नॉन सर्जिकल ऑप्शंस पे। तो हुँ। कोई 3 ऐसे मिथ बताइए जो लोगों को हैं नॉन सर्जिकल ऑप्शंस के लिए। सबसे पहला तो सर कि नॉन सर्जिकल का ऑप्शन सिर्फ़ पेन किलर होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरा, एक्सरसाइज करने से, स्क्वाटिंग करने से, क्रॉस लेग सिटिंग बैठने से हाँ, प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हाँ, ऐसा नहीं है, हर केस के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तीसरा, इंजेक्शंस को लेके बहुत मिथ्स हैं इंडियन पॉपुलेशन में, जो हाँ, कि वो समझते हैं कि बार-बार नहीं लगा सकते या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाँ, हाँ। ऐसा स्टेरॉइड के इंजेक्शंस के लिए ट्रू है, बाकी इंजेक्शंस के लिए ट्रू नहीं है, अब तो वैसे ही स्टेरॉइड के इंजेक्शंस का चलन कम ही हो कम गया है। हो गया है। तो 3 एडवाइजेज़ फॉर पीपल ऑफ द एज 30 टू 40 इयर्स, जो यंग एज में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उन 30 से 40 साल के लोगों के लिए क्या एडवाइस देंगे? 3 एडवाइस कोई आप बताएँ। सर 30 टू 40s को मैं बोलता हूँ साइलेंट डैमेज डिकेड। ओके, तो 3 एडवाइसेज़ उनके लिए रहेंगी कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए एटलीस्ट 3 टू 4 टाइम्स अ वीक। ओके, अपने प्रोटीन पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन इंटेक आपका लगभग 1 ग्राम पर केजी डेली का होना चाहिए। ओके। विटामिन डी, कैल्शियम को गेस मत करो, है हुँ, ना? टेस्ट कराओ, डेफिशिएंसी है तो लो, हुँ। नॉर्मल है तो नहीं। ठीक, और ठीक। तीसरा, अपने वेट पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। और 3 कोई ऐसी चीज़ें बताइए जिससे हमारी नेचुरल हों या कोई ट्रस्टेड हों, जिससे हमारी बोन हेल्थ जो है, बोन स्ट्रेंथ बढ़े, बोन हेल्थ बढ़े? सर, खाने-पीने के अंदर कैल्शियम रिच सोर्सेज़ हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं। ठीक है। मिल्क, कर्ड, पनीर, ओके, रागी, आलमंड्स, ओके। दीज़ आर ऑल कैल्शियम रिच फूड्स जो हमें अपने डेली लाइफ में इनकलकेट करने चाहिए। जी, विटामिन डी के लिए सर सनलाइट इज़ द मोस्ट बेस्ट। इम्पोर्टेंट थिंग। इंडिया बीइंग अ सनलाइट कंट्री, और हुँ। इंडिया में सबसे डेफिशिएंट विटामिन डी लोग हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ वो है जी, कि सब मतलब भंडार होते हुए भी लोग उसको नहीं नहीं एब्ज़ॉर्ब कर एडॉप्ट पा कर रहे पा हैं। रहे। बिल्कुल ठीक है। तो 3 गलतियाँ जो करते हैं या 3 मिस्टेक्स जो बोन हेल्थ को ख़राब करने के लिए हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो कोई 3 मिस्टेक्स आप बताएँ? सबसे पहला इग्नोरेंस है सर, अर्ली सिम्पटम्स को इग्नोर करना और ओके, सेल्फ मेडिकेट करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट है सर ये। दूसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज। बिल्कुल ठीक है। तीसरा, एक्सेसिव वेट गेन पुअर डाइट के कारण ये 3 रीज़न्स हैं जो जो हम गलतियाँ हम करते हैं और गलतियाँ जो करते हैं, बोन हेल्थ को ख़राब खराब कर रही करते हैं। हैं। तो एक चीज़ और मैं लास्ट में आपसे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो सप्लीमेंट्स जो हैं, क्या वो ठीक हैं लेने? सर ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि अच्छा। सप्लीमेंट्स बहुत तरीके के हैं आज की डेट में मार्केट में। हुँ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन्स और बहुत अलग तरीके के होते हैं। हुँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप डाइटरी सोर्सेज से अगर अपनी डेली नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं, तो तो फिर उससे बेटर कुछ नहीं उससे है, बेटर कुछ नहीं है। बेस्ट तो नेचुरल ही है। नेचुरल ही है। और ऐसा नहीं है, हमारे देश में अबंडेंट ऑप्शंस हैं यस। नेचुरल फूड्स की। तो सप्लीमेंट्स जहाँ तक हो सके यस, बचा कोशिश जा करनी चाहिए कि बचा आप जा नेचुरल सके। सोर्सेज से आप एग खाइए, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हुँ, हुँ। हमारे बाकी जो मीट प्रोडक्ट्स हैं, आप इन रेगुलेशन लीजिए, आपका प्रोटीन इंटेक डेली का मेंटेन रहेगा मेंटेन और रहे। आपका मसल मास अच्छा रहेगा। ओके, ओके। जैसे अभी हमने कैल्शियम और D3 की बात करी, ये तो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स हो गए, जी। जो फैक्ट्री मेड मेडिसिन्स या केमिकल बेस्ड चीज़ें हो गई ट्रीटमेंट के लिए। अभी हमने पीछे डिस्कस किया पॉडकास्ट में कि प्लाज़्मा थेरेपी आजकल बहुत चल रही है।
मैं इसका थोड़ा-सा डिटेल्ड आपसे वर्ज़न चाहता हूँ कि भी ये कैसे बनती है प्लाज़्मा थेरेपी, कैसे की जाती है और कैसे ये हेल्पफुल होती है? इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा हमें गाइड कीजिए। जी। सर प्लाज़्मा थेरेपी क्या होता है, इसमें पेशेंट के ही ब्लड से एक ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट बनाते हैं। ओके, कैसे बनाते हैं? जैसे कि एक पेशेंट नॉर्मली ब्लड सैंपल देता है ब्लड टेस्ट कराने के लिए, ओके। वैसे ही पेशेंट का ब्लड लिया जाता है। जी। उसी तरीके से पेशेंट का वो ब्लड लेके टेस्ट ट्यूब्स में डाला जाता है। कितनी क्वांटिटी में अगर जानना चाहूँगा? अगर हम एक नी जॉइंट की बात करें तो उसके अंदर हम अराउंड 25-30 एमएल ब्लड लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो ब्लड लेके उसको हम मशीन में डालते हैं, जिसमें उस ब्लड में से प्लाज़्मा अपने आप अलग हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर कोई एक्सटर्नल मेडिसिन नहीं ऐड करी जाती। ओके, उसके अंदर जो लोगों को, जो मैं आम दिनों में सुनता हूँ कि उसमें आप स्टेरॉइड मिलाते होंगे, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ट्यूब बंद रहती है, वो बंद ही मशीन में जाती है। जब ओके। बाहर आती है उसके बाद ही हम उस ट्यूब को खोल के उसमें प्लाज़्मा जो अलग हो चुका है, वो उसको यूज़ प्लाज़्मा यूज़ करते हैं। वो प्लाज़्मा अलग सिरिंज में निकाल के वो हम जो तैयार हुआ है वो आपके नी में या शोल्डर में या कहीं पे अच्छा, भी वहीं इंजेक्ट कर साइट देते पे हैं। ही आप उसे इंजेक्ट करते इंजेक्ट हैं? कर देते हैं, हाँ जी। ओके, ओके। तो तो वो अपने आप अपनी वो पोज़ीशन लोकली एक्शन काम करता है। प्लाज़्मा थेरेपी फिर घुटने में जाके करता क्या है? प्लाज़्मा थेरेपी ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें हीलिंग एनवायरनमेंट होता है। ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जो कार्टिलेज डैमेज हो रखा है, वो दोबारा ग्रो करे। वो उसमें हेल्प करता है हीलिंग के अंदर। ओके। जिससे पेशेंट को पेन कम होता है, फिर हुँ, बाद में स्टिफनेस कम होती है और हुँ। पेशेंट बैक टू नॉर्मल लिविंग जा सकता है। जैसे हम सर्जिकल ऑप्शंस की बात करें, जैसे नी रिप्लेसमेंट हुआ या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ, तो बहुत लंबा बेड रेस्ट मुझे ऐसा लगता है। बाकी हर तो पेशेंट में अलग-अलग रिकवरी रहती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट के बाद हम सेकंड डे या थर्ड डे विद द हेल्प ऑफ वॉकर चला देते हैं। ओके, प्लाज़्मा थेरेपी अगर किसी पेशेंट को दी जाती है, उसके अंदर बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं रहता है। ओके, पेशेंट को हम आइस पैक करने के लिए बोलते हैं और ओके। पेशेंट को नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ के लिए कोई मनाही नहीं कोई होती। मनाही नहीं। एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से हम मना करते हैं पेशेंट वो को, तो जस्टिफाइड है। लेकिन बेड रेस्ट की ज़रूरत ना ही प्लाज़्मा इंजेक्शंस में होती है और ना ही एचए के ग्रीस के इंजेक्शंस में ज़रूरत होती है। ओके। जो एचए जो बेसिकली है, वो बेसिक एक तरह से जैसे ये ग्रीस का इंजेक्शन जिसको बोलते हैं। जी, एचए तो को एचए जो hyaluronic एसिड है, ये ग्रीस का काम करता है आपके हिसाब से? सर, जो ग्रीस है ये एक लेमन टर्म बना दी गई है ताकि स्टर्म हम बिल्कुल, समझा सके समझा पेशेंट सकें, को कि ये बिल्कुल। क्या चीज़ है हाँ, और हाँ। वो इसको किस तरह से ले। हाँ, हाँ, हाँ। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है वो हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो एक ओके, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है हमारे घुटने के अंदर। ओके, अब नी ओए के अंदर वो सब्सटेंस बनना कम हो जाता है या फिर वो थिन हो जाता है। तो ओके। हम क्या करते हैं, हम तो वो उसको आपको रिप्लेनिश बाहर कर से देते हैं, रिप्लेनिश करके जिससे कि वो लुब्रिकेंट का काम करता है, ओके, फ्रिक्शन कम करता है जॉइंट्स के बीच और में, पेन तो उससे कम हो। पेशेंट को पेन कम हो जाता है। और बेसिकली आपका कहने का मतलब ये चाहे वो जॉइंट रिप्लेसमेंट हो या ये आपके नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं, तो ये जो घुटने की रगड़ है या जो फ्रिक्शन है, हुँ। उसको कोर उसका जो मोटिव होता है वो उसको कम करने का कम है। करने का होता है, ताकि अच्छा, कार्टिलेज की घिसावट जितनी हुई है वो उतनी हो जाए, हाँ, प्रोग्रेशन ना हो। स्लो हो जाए। हम रोक अच्छा, तो नहीं सकते, रोक नहीं सकते। लेकिन हम कुछ सालों तक उसको एक्सपैंड कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसका स्टेज 2 है आज, हुँ, स्टेज 3 1 साल में होना है। बाय द हेल्प ऑफ दीज़ इंजेक्शंस, अगर पेशेंट मेहनत कर रहा है इंजेक्शंस के बाद, हुँ, तो हम उस इफ़ेक्ट को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं ताकि सर्जरी डिले हो जाए। बिल्कुल ठीक। एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड करना चाहूँगा कि पेशेंट समझते हैं कि इंजेक्शन हमने लगवा लिया प्लाज़्मा का, तो हमारे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। ओके, वो मेहनत नहीं करेंगे, अगर उसके बाद वो हाँ, एक्सरसाइजेज़ नहीं करेंगे, अपने वेट पे ध्यान नहीं देंगे, हुँ। तो उन इंजेक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मैंडेटरी तो ये चाहे सर्जिकल ऑप्शंस पे जाएँ या नॉन सर्जिकल पे जाएँ, एक्सरसाइज़ और वेट मैनेजमेंट ये तो रिक्वायर्ड है ही, है ही, और ये जनरल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है ही। ज़रूरी है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा आपको लगता हो कोई अनछुआ प्रश्न रह गया हो या कुछ गाइडेंस आप देना चाहें हो? जी, जी। बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं कि प्लाज़्मा थेरेपी घुटनों में लगवाने के बाद या कंधे में लगवाने के बाद सक्सेस रेट क्या है या गारंटी क्या है? हुँ, हुँ। देखिए, मेडिकल साइंस में गारंटी जैसा कुछ नहीं होता। कुछ वर्ड नहीं होता। जो डॉक्टर्स 100% बोलते हैं वो मेरी नज़र में सच नहीं है, क्योंकि आप 100% या गारंटी किसी भी चीज़ की मेडिकल फील्ड में नहीं दे सकते, नहीं दे क्योंकि हर पाते। का शरीर अलग है। बिल्कुल ठीक बात है। तो और हमें सक्सेस जो है वो हमें डिफाइन करनी पड़ती है कि हम सक्सेस किसको बोल रहे हैं। हुँ, मेरे लिए अगर पेशेंट बोलता है कि वो डेली पेन किलर्स खा रहे थे और अब नहीं खा रहे हैं, वो तो ये मेरे भी लिए सक्सेस है। बिल्कुल सक्सेस है। मतलब कंधे और नी का मतलब सिमिलर ही ट्रीटमेंट है आपके हिसाब से?
सर नी पेन जो है हम उसके कारण डिस्कस करें, शोल्डर में जो कॉमन रीजंस होते हैं वो होते हैं फ्रोजन शोल्डर होता फ्रोजन है, शोल्डर। जिसमें कंधा जाम बोलते हैं उसको हिंदी में। हाँ जी। एक दूसरा कारण जो होता है वो होता है रोटेटर कफ टियर। हमारे कंधे के अंदर ऐसे टेंडेंस होते हैं हाँ, जो हाँ। टियर हो सकते हैं। वो ओके। पार्शियल हो सकते हैं या कंप्लीट हो सकते हैं। तो वो किसी गिरने से, चोट लगने से टियर हो जाते तो हैं? ट्रॉमा एक मेजर रीजन रहता है टियर होने का, हाँ, लेकिन एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा भी है जिसके अंदर बिना इंजरी के भी टियर्स हो टियर सकते हो हैं। जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, जी, उसके अंदर हमारे मसल्स या बोन्स नॉर्मल से थोड़े से वीक होते वीक हो हैं। जाते हैं। तो अगर उसमें अनड्यू कोई भारी सामान उठा लिया किसी ने या कोई जिम में गलत एक्सरसाइज कर ली किसी पेशेंट ने, तो तो उसके अंदर भी टियर टियर हो सकते टियर हैं। हो सकता है। तो हुँ, उनके अंदर भी हमारे पास फिर प्लाज्मा थेरेपी काम करती है। पार्शियल टियर्स के अंदर इट वर्क्स, कंप्लीट टियर में तो हमें सर्जरी की तरफ ही जाना सर्जरी पड़ता की है। तरफ ही जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझा हूँ आपकी बातों से, तो 50% लोगों को तो कम से कम फ़ायदा हो सकता है नॉन सर्जिकल ऑप्शंस अ, बिल्कुल सर। पे जाने से। बच सकते हैं वो, अगर टाइमली और वाइज़ एडवाइस उनको मिल जाए नॉन सर्जिकल ऑप्शंस के लिए। जी सर, 50 से ज़्यादा ही मानता हूँ मैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रोज़न शोल्डर होता है, उसके अंदर हम लोग अगर पेशेंट कुछ भी ना करे, तो हुँ, 2 से 3 साल के अंदर वो अपने आप ठीक हो सकता है। ओके, लेकिन 2 से 3 साल एक बहुत लंबा टाइम बहुत है लंबा समय है। दर्द में रहने से। तो जब हम उसके अंदर इंटरवीन करते हैं, हम प्लाज़्मा थेरेपी करते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है, और साथ में फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइज़ ऐड करते हैं जिससे पेशेंट का हुँ, रेंज ऑफ मोशन वापस आता है। हुँ, तो हुँ। हम वो रिकवरी बहुत जल्दी 2 महीने 3 महीने के अंदर ला सकते हैं। तो 3 साल का काम अगर 3 महीने में वो दर्द से बचना, तो जी, बहुत बड़ी बात है ये बहुत तो। तो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस पे अभी लोगों को ध्यान कम है, मेरे को लगता है कि अभी अवेयरनेस कम है, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ेगी बढ़ेगी। और बहुत ज़रूरी भी है। बस उसका सर एक ही प्रीरिक्विज़िट है कि अर्ली सिम्पटम्स को इग्नोर ना कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक डॉक्टर से मिलना ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई इंटरवेंशन होगा ही। हुँ, हुँ। बहुत से मेरे लोगों पास। के मन में ये मिथ रहता यस, ही है कि जाऊँगा तो सर्जरी बोल बोल देंगे, देंगे। मैं तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मेरे पास कितने ही पेशेंट्स आते हैं जो सिम्पटम्स के साथ आते हैं, और उनके लिए मैं कोई इंटरवेंशन नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ये आपने सिम्पटम्स देखे, ऑब्ज़र्व किए, ये अच्छी बात है। आप ये मेजर्स लीजिए अभी, अपनी डाइट में कीजिए या आप ये एक्सरसाइज़ कीजिए, हुँ, हुँ। और इससे ही अगर मेंटेन रह रहा है तो मेरे पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। अगर ये पेन रिकर करे या बढ़े तो ज़रूर आइएगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि हम इंटरवीन करके आपको कभी सर्जरी की तरफ उससे दूर करें, सर्जरी दूर से कर आपको। मैं एक पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा, जैसे आप सर्जन तो हैं ही, सर्जरी का ऑप्शन आपने ऑप्ट किया अपनी क्वालिफ़िकेशन में, उसके बाद आप नॉन सर्जिकल ऑप्शंस को बहुत प्रमोट करते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? जबकि अगर मैं फाइनेंशियल उसकी बात करूँ तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं सर्जरी में ज़्यादा बेनिफिट है। जी, जी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। उसका जो इनसाइट है वो कैसे आया कि मैंने सोचा कि कल को मान लीजिए कि मुझे मेरे पेरेंट्स को दिखाना पड़ रहा है किसी और फ़ील्ड में, किसी और डॉक्टर को, हुँ, और वो किसी कंडीशन के लिए सर्जरी एडवाइस करते हैं। हुँ, तो मैं एज़ अ डॉक्टर, मेरा भी पहला सवाल यही आएगा उस डॉक्टर को, क्या सर कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है? है कि नहीं? तो जब मैं एज़ अ डॉक्टर में पेरेंट्स की भी अगर चाहता हूँ कि ये सर्जरी ना सर्जरी हो या अवॉइड है। बचने का अगर कोई ऑप्शन है तो मैं वो ऑप्ट करना चाहूँगा, तो हाँ, फिर मैं अपने पेशेंट्स को क्यों क्यों ना बिल्कुल हर ठीक। चीज़ के लिए सर्जरी एडवाइस करूँ? क्यों करूँ? वो बिल्कुल, ठीक नहीं बहुत लगता। अच्छी सोच है ये आपकी और उम्मीद करते हैं कि इसमें लोगों को धीरे-धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी और आपके लिए भी अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगी। तो मुझे ये लगता है कि आज की हमारी डिस्कशन में हमारे जो ऑडियंस हैं या हमारे जो दर्शक हैं, उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो गई होंगी कि किस तरह की क्या गलतियाँ हम करते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करते हैं। तो मुझे लगता है आज की इस एपिसोड में हमें काफ़ी उसमें क्लैरिटी हो गई होगी और डॉक्टर साहब को हम बुलाते रहेंगे अन्य टॉपिक्स के लिए, जैसे ऑर्थो से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो हर टॉपिक को तो एक ही एपिसोड में कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक था नॉन सर्जिकल ऑप्शन, उस पे मुझे लगता है काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी। तो कोशिश करेंगे जल्द डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके कि दोबारा से टाइम निकालें और किसी और बेहतरीन टॉपिक पे जो है वो दर्शकों को रोशनी डालें। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए टाइम स्पेयर किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। थैंक यू।